गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का पुनः दिल से स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करेंगे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के बारे में, या फिर बात करेंगे ट्रेकियोइसोफेजियल एट्रेशिया के बारे में। दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। दरअसल दो वर्ड है, एट्रेशिया और फिस्टुला। इन दो वर्ड की वजह से इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी इनके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो सब सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन दो वर्ड्स के बारे में, फिस्टुला और एट्रेशिया के बारे में। देखो फिस्टुला क्या होता है आपने काफ़ी बार सुना होगा, और लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम के अंदर अपन ने डायलिसिस पढ़ा था, और डायलिसिस में मैंने फिस्टुला बताया था। कि क्या होता है फिस्टुला, कि क्या होता है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? दो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। देखो मैंने क्या बताया, फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। मान लिया जैसे अपन आज बात करेंगे ट्रेकियो और इसोफेगस के बारे में, तो देखो आगे की तरफ क्या होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। आगे की तरफ ट्रेकिया होता है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं अपन, है ना। और विंड पाइप में क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग बनी हुई होती है, 16 से 20 रिंग होती है। और ये चौथे और पाँचवें नंबर पे जाके, पाँचवें नंबर पे क्या होती है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और जिस दो भागों में डिवाइड होती है उस भाग को क्या बोलते हैं, करीना कपूर की छोटी बहन नहीं है करीना। जहाँ पे ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है उस जंक्शन को अपन बोलते हैं करीना। और अगर कोई पूछे आपको कि करीना कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, फिफ्थ रिंग पे। ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोई पूछे कि अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालनी है तो कहाँ डालेंगे, तो वो होगी थर्ड रिंग, सेकंड टू फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ मेनली डालते हैं, थर्ड टू फोर्थ रिंग, ट्रेकियल रिंग के बीच में। ये तो नॉर्मल था कि आगे की तरफ क्या है, ट्रेकिया है, और पीछे की तरफ क्या होता है, उसके पीछे की तरफ उसके पैरेलल दौड़ता है इसोफेगस। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ होती है 12 से 14.5 सेंटीमीटर। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। जबकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब अपन बात करें फिस्टुला के बारे में। देखो फिस्टुला मैंने बताया कि एबनॉर्मल कनेक्शन होता है दो अलग अलग बॉडी ऑर्गन के बीच में, मतलब दो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, फिस्टुला। तो देखो अपन, अगर मैं बताऊं फिस्टुला क्या होता है, तो जैसे ये है इसोफेगस। ये इसोफेगस क्या होता है, एबनॉर्मली जुड़ जाता है किससे, इससे। इतनी दूरी नहीं होती, ये पास होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी गर्दन नहीं होती। मैंने समझाने के लिए बनाया ये। तो क्या हुआ, इसोफेगस जुड़ गया किससे, ट्रेकिया से, मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया किसके बीच में, दो अलग अलग बॉडी ऑर्गन के बीच में क्या हो गया, एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया। ये तो होता है फिस्टुला। दूसरी बात होती है एट्रेशिया के बारे में। एट्रेशिया का मतलब होता है एब्सेंस और डिस्टर्बेंस विद नॉर्मल ओपनिंग। या तो क्या होगा, अब्सेंट होगी, कोई भी ऑर्गन होगी जिसकी जो ओपनिंग होनी चाहिए वो तो अब्सेंस होगी, या फिर क्या होगा, इसमें डिस्टरबेंस होगा। जो नॉर्मल ओपनिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो अपन नॉर्मली केवल एट्रेशिया को क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग।
और क्लियरली अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस और डिस्टरबेंस विद नॉर्मल ओपनिंग। अगर ओपनिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई, माना ये क्या था, इसोफेगस है, अब इसोफेगस का एक हिस्सा थोड़ा नीचे हो रह गया, एक हिस्सा थोड़ा नीचे हो रह गया। अब यहाँ पे इस फिस्टुला का उठा दिया अपने, एक बार अपन एट्रेसिया को समझ रहे हैं तो यहाँ मतलब ये पूरा 25 सेंटीमीटर का इसोफेगस है इतना, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गए, मतलब एब्सेंस ऑफ ओपनिंग। नॉर्मल जो ओपनिंग है वो एब्सेंस है, पहली बात, क्योंकि ये जाके यहाँ पे स्टोमक में ओपन होना था, ये जाके यहाँ पे स्टोमक में ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे क्लोज हो गया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग यहाँ पे एब्सेंट है, या फिर डिस्टरबेंस विद नॉर्मल ओपनिंग, कि नॉर्मल ओपनिंग में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आ गया। ठीक है, तो ये होता है एट्रेसिया, समझ गए। एट्रेसिया में क्या होता है, जो नॉर्मल ओपनिंग होती है किसी भी बॉडी ऑर्गन की, वो या तो एब्सेंट होती है या उसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है। समझ में आ गई दोनों चीज़ें, एक होता है फिस्टुला और एक होता है एट्रेसिया। ये तो नॉर्मल टर्म थी। अब बात होती है ट्रेकियो और इसोफेगस कि, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रेकियो और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बनेगा, या फिर जो इसोफेजियल एट्रेसिया, या फिर क्या होगा, इसोफेजियल एट्रेसिया। एक कंडीशन देखने को मिलेगी, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक ओपनिंग होगी, एबनॉर्मल ओपनिंग। दूसरे होगा इसोफेजियल एट्रेसिया, मतलब इसोफेगस की जो नॉर्मल ओपनिंग होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसोफेगस की जो नॉर्मल ओपनिंग होगी वो एब्सेंट होगी। अब अपन समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये तो समझ ही गए ना कि एट्रेसिया और फिस्टुला का मतलब क्या होता है। अब अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या स्थिति बन सकती है, क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैंने ये बनाया ट्रेकिया, कंडीशन फर्स्ट है, या इसको बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट या टाइप फर्स्ट। याद रखना यहाँ पे क्या है, ये तो ट्रेकिया था, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये है ट्रेकिया, और ये यहाँ पे क्या रन करेगा, ट्रेकिया के ये पास में क्या है, इसोफेगस है, ये क्या है, इसोफेगस, मैं इसके नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ये तो क्या है, ट्रेकिया, और ये क्या है, इसोफेगस। तो पहली कंडीशन क्या होती है, ट्रेकिया तो ऐसा का ऐसा है, ट्रेकिया नॉर्मल है, लेकिन इसोफेगस में क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया, इसोफेगस में क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल ओपनिंग है वो एब्सेंट है, इसकी नॉर्मल ओपनिंग में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे इसोफेजियल, इसोफेजियल एट्रेसिया, एट्रेसिया। और ये कंडीशन 8% तक पाई जाती है, 8% तक पाई जाती है। वैसे 4 to 8% होती है, लेकिन मैक्सिमम 8% हो सकती है, मैक्सिमम 8% हो सकती है। 4 to 8% बोल सकते हैं इसको, या मैक्सिमम 8% ये कंडीशन होती है। अब देखो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ट्रेकिया नॉर्मल है, इसोफेगस में एट्रेसिया की कंडीशन है, तो इसको बोल दिया इसोफेजियल एट्रेसिया। दूसरी स्थिति क्या पैदा होती है, इसके नाम को बैठा देते हैं, आप समझ गए, इसके नाम को बैठा देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसको अपन बोलेंगे टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको फिस्टुला देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फिस्टुला देखने को मिलेगा। अब देखो क्या होता है, ये है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ये है इसके पीछे की तरफ चल रहा है इसोफेगस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है स्टोमक, ये है इसोफेगस। अब इसोफेगस में क्या होगा, ऐसे
तो ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट। अभी ये पूरा बड़ा नहीं है, ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है। और अब क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट होगा ना, ये क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोज रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ऊपर वाला पार्ट तो क्या होगा, फिस्टुला बनाएगा, जबकि नीचे वाला पार्ट क्या होगा, क्लोज रहेगा। अगर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हो समझने के लिए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे नीचे वाला क्लोज है, ऊपर वाले को सेपरेट कर दिया, और अच्छी बात है, और अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोक्सिमल पार्ट में क्या बना हुआ है, फिस्टुला, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोक्सिमल फिस्टुला। और डिस्टल पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिस्टल। जो पास वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। तो ऊपर वाला पार्ट प्रोक्सिमल हो गया, दूर वाला पार्ट वो होता है डिस्टल पार्ट। तो नीचे वाले पार्ट को बोल दिया डिस्टल। तो ये नीचे वाला क्या है, डिस्टल, डिस्टल पार्ट। और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग क्लोज है, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग योर डिस्टर्बेंस विद नॉर्मल ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल पार्ट में क्या है, एट्रेसिया है, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग है, तो डिस्टल एट्रेसिया। तो दूसरी कंडीशन है प्रोक्सिमल फिस्टुला डिस्टल एट्रेसिया। ये कंडीशन सिर्फ 1% पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है, 1% पाई जाएगी। समझ गए? दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्या होगा, ये है अपना ट्रेकिया, ये है अपना इसोफेगस। समझ गए क्या हुआ यहाँ पे, ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस। अब यहाँ पे ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये नीचे वाला डिस्टल पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोक्सिमल मतलब ऊपर वाला, प्रोक्सिमल, और ये नीचे वाला है डिस्टल। अब यहाँ पे क्या स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ पे प्रोक्सिमल तो एट्रेसिया है और डिस्टल क्या है, फिस्टुला। तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोक्सिमल एट्रेसिया एंड डिस्टल फिस्टुला। प्रोक्सिमल एट्रेसिया और डिस्टल फिस्टुला, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। लगभग 86% केसेज के अंदर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। समझ गए? कंडीशन 1 जहाँ पे केवल एट्रेसिया है, कंडीशन 2। अब देखो यहाँ पे प्रोक्सिमल और डिस्टल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसी दूसरी चीज़ से जुड़ रहे नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते। तो केवल एट्रेसिया। दूसरे में क्या, प्रोक्सिमल फिस्टुला डिस्टल एट्रेसिया। तीसरे में क्या, प्रोक्सिमल एट्रेसिया और डिस्टल फिस्टुला। चौथी स्थिति क्या पैदा होती है, चौथी स्थिति क्या पैदा होगी उसके बारे में बात करेंगे। टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ में क्या होगा, एट्रेसिया आ चुका है, फिस्टुला दोनों कंडीशन से बन चुका है। दो स्थितियाँ नॉर्मल एक अलग अलग हो गई ना। एक तो पहले तो हुआ जैसे एट्रेसिया हो गया, दूसरे में क्या हुआ, फिस्टुला हुआ। अब फिस्टुला ऊपर वाले पार्ट से बन सकता है, नीचे वाले पार्ट से बन सकता है, तो दोनों कंडीशन खत्म हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन में देखो क्या होगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ये तो ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस इससे जुड़ गया, ये इसोफेगस इससे जुड़ गया। समझ गए ना? और इधर से ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल फिस्टुला बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, फिस्टुला 2 बन जाएंगे, डबल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अगर सही तरीके से समझें तो इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ से तो नॉर्मल रहेगी भाई। ट्रेकिया के अंदर क्या है, जैसे अपन बनाएंगे सही तरीके से, तो ये लाइन तो पूरी की पूरी ऐसे बना दो, ये लाइन तो पूरी पूरी ऐसे बना दी। अब इसके अंदर क्या कर दिया अपने, जैसे
ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, समझ गए ना। मतलब यहाँ पे डबल फिस्टुला बन जाएगा, डबल फिस्टुला, फिस्टुला। नीचे की तरफ स्टोमक रहेगा आपका, ये स्टोमक नीचे रहेगा, उसमें रहा ना, वैसे इसी में स्टोमक तो नीचे रहेगा ही। डबल फिस्टुला मतलब दो फिस्टुला बन गए, मतलब प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट से क्या बन रहा है, फिस्टुला का निर्माण हो रहा है। प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट दोनों से फिस्टुला का निर्माण हो रहा है। और ये वैसे लगता अजीब सा है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि दो अलग अलग ओपनिंग है। अगर इसको बढ़िया तरीके से अपन बनाए ना, जगह कम है मैं इसलिए बना रहा नहीं हूँ, इस लाइन को पूरा ऐसा रहने दो, यहाँ से लिया और ऊपर वाले पार्ट से क्या बना दिया इसने, फिस्टुला बना दिया। ऊपर वाले पार्ट से क्या बना दिया इसने, फिस्टुला बना दिया, ठीक है। नीचे वाले पार्ट से क्या होगा, ऐसे फिस्टुला बन जाएगा। फिर नीचे क्या बना देंगे अपना स्टोमक, ये है अपना स्टोमक। तो अब लग रहा है ना, इसमें क्या है, एक फिस्टुला दो फिस्टुला, मतलब प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों से फिस्टुला बन रहा है, तो अपन बोल सकते हैं डबल फिस्टुला। तो ये कंडीशन क्या है, डबल फिस्टुला, डबल फिस्टुला। डबल फिस्टुला, ये कंडीशन भी आपको लगभग 4% के आसपास देखने को मिलेगी। ये 1% है, वो 8% है, तो 8 1 9 और 86 95%, और ये 2 to 4% होगी। और ये आगे वाली कंडीशन भी 2 to 4% देखने को मिलेगी। उसको बोलेंगे टाइप फिफ्थ या एच टाइप, एच टाइप, टाइप फिफ्थ या एच टाइप। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है। आई ना बात समझ में। तो ये एच जैसा लग रहा है ना, ये एच जैसा लग रहा है ना, तो इसको बोल दिया एच शेप, एच शेप। यहाँ पे एच जैसा लग रहा है, यहाँ पे एच शेप किसे नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको एच शेप नहीं बोल सकते। जबकि ये एच जैसा है पूरा का पूरा ऊपर से, तो इसको बोल दिया एच शेप। तो 5 स्थितियाँ पैदा हो सकती है। एक जगह सिर्फ एट्रेशिया होगा, दूसरी जगह 2 फिस्टुला हो सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट से। फिर क्या होगा, 2 अलग अलग फिस्टुला बन सकते हैं, एक साथ 2 फिस्टुला। फिर क्या होगा, ये जो ओपनिंग है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रेशिया हो रहा है। दोनों कंडीशन में देखो, यहाँ पे एट्रेशिया है, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट से एट्रेशिया है, यहाँ ऊपर वाले पार्ट से एट्रेशिया है, यहाँ पे भी तो ये क्लोज ही है, तो ये ओपनिंग तो बंद हो ही गई ना। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग चल रही है, ये ओपनिंग भी जा रही है, इधर भी ओपनिंग है। तो 5 स्थितियाँ अपने सामने हो सकती है। एक केवल एट्रेशिया, उसके बाद में होता है प्रोक्सिमल पार्ट से फिस्टुला, और तीसरे में होगा डिस्टल पार्ट से फिस्टुला, और फिर डबल फिस्टुला, फिर एच शेप, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, केवल जैसे अलग अलग नाम दे दिया, इसका दे दिया अपन ने इसोफेजियल एट्रेशिया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से इसोफेजियल एट्रेशिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिस्टुला बन रहा है। तो इसको केवल बोल सकते हैं अपन इसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल फिस्टुला। तो सबके नाम भी अलग हो गए। पहली कंडीशन ओनली इसोफेजियल एट्रेशिया, दूसरी कंडीशन प्रोक्सिमल फिस्टुला डिस्टल एट्रेशिया, तीसरी कंडीशन प्रोक्सिमल एट्रेशिया डिस्टल फिस्टुला, चौथी कंडीशन डबल फिस्टुला, और 5वीं कंडीशन ओनली फिस्टुला।
ओनली फिस्टुला। इसमें ना प्रोक्सिमल बोल सकते ना डिस्टल, क्योंकि कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन है। ओके, तो ये 5 स्थितियाँ पैदा हो सकती है। अब इनमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे तो अपन फूड कंटेंट दे ही नहीं सकते। जैसे ही आपने इसको फीडिंग करवाई तो क्या हुआ, वो फीडिंग, ये जो ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे क्या हो गया, ब्लाइंड पाउच का, एट्रेसिया मतलब एक ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो एक ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो गया, जो खिलाओगे वो यहीं रह जाएगा और फिर वोमिट के थ्रू या रिगर्गिटेशन के थ्रू ये वापस बाहर निकल जाएगा। वोमिट के थ्रू या रिगर्गिटेशन के द्वारा वापस बाहर निकल जाएगा, पहली स्थिति। तो इस स्थिति में अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो, डायग्नोसिस करना हो, तो अपन क्या करेंगे, बेस्ड होता है बेरियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो उसको उसको दे के इनटेक करा के बेरियम और एक्सरे करेंगे, क्योंकि बेरियम क्या चमकीला पदार्थ है। तो ये चमकीला पदार्थ यहाँ पे जाके रुक जाएगा, जहाँ पे ये क्लोजिंग होगी वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एट्रेसिया की। दूसरी कंडीशन, अगर बेरियम देख के एक्सरे करते हो तो बेरियम एक्सरे में चमक जाएगा तो पता चल जाएगा। दूसरी, एक 25 सेंटीमीटर की और 8 फ्रेंच की, 25 सेंटीमीटर और दूसरी भाषा में बोले तो 8 फ्रेंच की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है। उस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को अपन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर ओनली, क्योंकि इसोफेगस की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इंसर्ट करेंगे ओनली 8 से 10 सेंटीमीटर। और फिर अपन एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में अपन को पता चल जाएगा कि अंदर ये ट्यूब अंदर नहीं जा रही, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज है ट्यूब। नेजोगेस्ट्रिक, नाक से स्टोमक में जानी चाहिए, गेस्ट्रिक में जानी चाहिए, लेकिन गेस्ट्रिक में नहीं जा रही, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है, ये बंद है। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी में क्या है, फिस्टुला बना हुआ है। दूसरी में क्या बना हुआ है, फिस्टुला बना हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देंगे एक रेड रबड़ कैथेटर या एनजी ट्यूब। अब रेड रबड़ कैथेटर डालेंगे, एनजी ट्यूब डालेंगे, 8 से 10 सेंटीमीटर डालेंगे। अब ये ट्यूब क्या इधर की तरफ जाएगी, ये ट्यूब क्या जाएगी, अब इधर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे तो क्या होगा, एस्पिरेशन का चांस होगा, चोकिंग होगी। जैसे डालेंगे तो चोकिंग होगी, तो तुरंत अपन को निकालना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे अपन यूएससी कर लेंगे। यहाँ पे अपन यूएससी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो एनजी ट्यूब डाल के या रेड रबड़ कैथेटर डाल के, क्योंकि रेड रबड़ क्या है वो भी एक्सरे में इजीली विजुअलाइज हो जाएगा, तो रेड रबड़ डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या कंडीशन पैदा हो सकती है, यहाँ पे अगर आप फूड कंटेंट दोगे तो फूड कंटेंट स्टोमक में नहीं जाके वो चला जाएगा ट्रेकिया से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो लंग्स में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस हो सकता है। और पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस के अलावा बोल सकते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, कि कोई कंटेंट उसको एस्पायर कर लिया उसकी वजह से निमोनिया। तो पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस या एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। इस कंडीशन में आपको एस्पिरेशन न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है। तीसरी कंडीशन, यहाँ पे भी फूड नहीं दे सकते, तो यहाँ पे भी बेरियम एनीमा एक्सरे कर सकते हैं, बेरियम एनीमा एक्सरे कर सकते हैं। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है, डबल फिस्टुला बने हुए, यहाँ पे अपन यूएसजी परफॉर्म कर सकते हैं, यूएसजी के द्वारा एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पांचवी कंडीशन में देखो क्या है, पांचवी कंडीशन में आपका जो एनजी ट्यूब डालोगे तो वो पूरी पहुंच जाएगी इधर, और बेरियम डालोगे तो भी वो स्टोमक में ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे। तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बोले तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस देखो यहाँ पे कुछ ही नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्थितियाँ पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं बेरियम। इसके अलावा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन कर सकते हैं यहाँ पे यूएसजी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे एनजी ट्यूब डाल सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। रेड रबड़ कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। तो ये स्थितियाँ थी। अब आगे पहुँचते हैं अपन। पांचों कंडीशन मैंने बता दी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को। अब अपन बात करेंगे कोजेज के बारे में कि इसका कारण क्या होता है, कोज क्या होता है। ये भाई साहब, ये बीमारी किस वजह से होती है,
एट्रेसिया और फिस्टुला किस वजह से बनता है? तो इसके कारण देखो, इसका कारण क्या है? इसका सबसे पहले जो कारण है वो है रेडिएशन। किसी भी प्रकार की रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से ऐसा हो सकता है। मदर अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये स्थिति बच्चे के अंदर पैदा हो सकती है। जब बच्चा पैदा होगा तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? रेडिएशन के अलावा हो सकता है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब एक कारण है रेडिएशन, दूसरा कारण है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन में मोस्टली कौन सकता है? टॉर्च इन्फेक्शन होता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर, रूबेला, साइटोमेगाली और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो मैटरनल टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो। तो 3 कंडीशन है जिसके अंदर ये स्थिति पैदा हो सकती है, इसोफेजियल एट्रेसिया या इसोफेजियल फिस्टुला। अब इसके देखो साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एक होता है जैसे रिस्क साइन, रिस्क सिम्टम्स। तो रिस्क सिम्टम्स में देखें तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, इनकी वजह से अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो वहाँ पे अपन को मदर के अंदर देखने को मिलेगा पॉलीहाइड्रा एमनियोस, पॉलीहाइड्रा एमनियोस देखने को मिलेगा। कारण बच्चा का ये जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो बनता है बच्चे के यूरिन से। मोस्ट ऑफ पार्ट जो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है वो बच्चे के यूरिन से बनता है। फिर बच्चा इस फ्लूइड को एस्पायरेट करता है, इस फ्लूइड को एस्पायरेट करता है तो इसका संतुलन बना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एट्रेसिया की कंडीशन है, फिस्टुला की कंडीशन है, तो बच्चा इसको एस्पायरेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रो एमनियोस। यहाँ पे क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है मोर देन 2000 ml, मोर देन 2000 ml। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होगा 2000 ml या 2 लीटर से ज़्यादा, उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रो एमनियोस। इसके अलावा AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और SDP सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। 2 और चीज़ होती है, एक होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एक होता है सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। सिंगल डिपेस्ट पॉकेट यहाँ पे मोर देन 8 सेंटीमीटर, तो सिंगल डिपेस्ट पॉकेट होगा मोर देन 8 सेंटीमीटर और AFI होगी मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉलीहाइड्रो एमनियोस जब कंडीशन होगी तो वहाँ पे आपको जो सिंगल डिपेस्ट पॉकेट है वो देखने को मिलेगा मोर देन 8 सेंटीमीटर, जबकि ओलिगोहाइड्रो एमनियोस होता है वहाँ पे सिंगल डिपेस्ट पॉकेट लेस देन 2 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और पॉलीहाइड्रो एमनियोस में जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो आपको देखने को मिलेगी मोर देन 25 सेंटीमीटर, जबकि ओलिगोहाइड्रो एमनियोस में देखने को मिलेगी लेस देन 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो ऐसे जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा? प्री मैच्योरिटी होगी, प्री मैच्योरिटी, वो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होंगे। और एक चीज़ याद आई प्री मैच्योरिटी को देख के कि प्री मैच्योरिटी से जो न्यूबॉर्न की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। उसके बाद में जो आपके अलग कारण होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या हाइपोथर्मिया। इन्फेंट में डेथ का कारण होता है सबसे ज़्यादा न्यूमोनिया और टोडलर में डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है डायरिया। ओके, तो उसके बाद में अपन बात करेंगे साइंस सिम्टम्स के बारे में। ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला या एसोफेजियल एट्रेसिया के क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? पहली बात तो ये होगी कि यहाँ पे क्या होगा? 2 कंडीशन बताता हूँ। 2 कंडीशन कौन कौन सी? जहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे प्रोक्सिमल फिस्टुला है, डिस्टल एट्रेसिया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो कंटेंट हो रहा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है। दूसरी कंडीशन है डबल फिस्टुला। 2 कंडीशन, तो दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब फर्स्ट में और नहीं सेकंड है वो, सेकंड में और फोर्थ में तो आपको देखने को मिलेगा एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन
रेशन न्यूमोनिया, जहाँ पे क्या होगा, अगर प्रोक्सिमल पार्ट अगर सीधा ट्रेकिया से जुड़ेगा, जहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट सीधा ट्रेकिया से जुड़ेगा तो फूड कंटेंट ट्रेकिया में जाएगा और एस्पिरेशन न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे क्या हो कि जहाँ पे क्या हो कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जो डिस्टल पार्ट हो वो जुड़ा हो ट्रेकिया से, डिस्टल पार्ट क्या हो, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ हो, और जो प्रोक्सिमल पार्ट हो वो क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट में क्या होता है, एट्रेसिया होता है, और डिस्टल पार्ट में क्या होता है, फिस्टुला बना हुआ होता है। जो डिस्टल पार्ट में फिस्टुला कौन से में था, टाइप 3 में, जो मोस्ट कॉमन था 86%। तो टाइप 3 है, टाइप 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या क्या बोल सकते हैं, एयर बबल इन स्टोमक, एयर बबल इन स्टोमक। तो स्टोमक में एयर बबल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है, तो एयर की एंट्री इस स्टोमक के अंदर भी हो जाएगी, इस वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। मोस्टली ये टाइप 3 में देखने को मिलेगा। बाकी जहाँ डबल फिस्टुला है टाइप 4 वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, डबल फिस्टुला में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें और उसमें टाइप 3 में और 4th में देखने को मिलेगा। इसमें इसके अलावा क्या होगा, अगर एट्रेसिया है, प्रोक्सिमल एट्रेसिया है ना, ये और पहला कंडीशन सिर्फ एट्रेसिया थी, दूसरी कंडीशन थी प्रोक्सिमल फिस्टुला, तीसरी कंडीशन थी प्रोक्सिमल एट्रेसिया। तो इनमें क्या होता है, फूड कंटेंट अंदर जा नहीं पाता स्टोमक में, तो वो बच्चे क्या होंगे, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। 3 कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, उसको चौथी कंडीशन हो सकती है रीगर्गिटेशन, या वोमिटिंग, या वोमिटिंग हो सकती है, माल नरिश्ड हो सकता है बच्चा, बच्चा क्या हो सकता है, माल नरिश्ड हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ आपको ये ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। अगर न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो ये हुआ कॉज और ये हुआ साइन सिम्टम्स। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की। मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से। डायग्नोसिस एक बार सिर्फ नाम लिखूंगा। डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, पहला जो डायग्नोसिस होगा उसमें क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, बेरियम का यूज करेंगे। मैंने कंडीशंस के साथ साथ बताया था। दूसरी कंडीशन जहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं हो वहाँ पे ESG कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन NG ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं, NG ट्यूब 8 से 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा रेड रबर कैथेटर, रेड रबर कैथेटर। तो ये 4 के थ्रू अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैंने हर कंडीशंस के हिसाब से आपको बताया कि एक्सरे कैसे कहाँ करना है, USG कहाँ करनी है, NG ट्यूब कहाँ डालनी है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे। उसके बाद में अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मैनेजमेंट इस डिजीज़ का क्या हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि अगर आपने जैसे ही डायग्नोस कर लिया, आपने जैसे ही कंडीशन को डायग्नोस कर लिया, डायग्नोसिस के बाद
इमीडिएट आफ्टर डायग्नोसिस आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, स्टॉप ओरल फीडिंग, स्टॉप कर दोगे। आप क्या कर दोगे, ओरल फीडिंग को, ओरल फीडिंग को आपको बंद करना है। क्यों ओरल फीडिंग को बंद इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, फूड कंटेंट आगे जा रहा ही नहीं, उसके एस्पिरेशन और वॉमिटिंग हो रही है। और दूसरी बात, ओरल फीडिंग को बंद करने के बाद में आप क्या करोगे, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हेड को क्या करना है, 30 डिग्री पे हेड को क्या करना है, सेंटीग्रेड नहीं सॉरी एलिवेट करना है, 30 डिग्री पे हेड एलिवेट करना है। तो प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन उसको दे सकते हैं अपन, दो कंडीशन। तीसरी स्थिति क्या बनती है यहाँ पे, सुपाइन पोजीशन देने के बाद में आप क्या करोगे, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, सक्शन रोक दिया, सुपाइन पोजीशन और विद फेस साइड लाइन या लेटरल, साइड लाइन या लेटरल, सुपाइन पोजीशन दे दी, हेड को 30 डिग्री एलिवेट कर दिया। इसके साथ आपने क्या किया, उस बच्चे का जो फेस है उस फेस को क्या कर दिया आपने, थोड़ा सा घुमा दिया, फेस को क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया। क्यों किया, फेस को साइड लाइन क्यों किया, कि अगर एस्पिरेशन या वोमिटिंग के चांस रहते हैं तो वो कम हो जाए, नेक के बराबर रह जाए। तो पहले जैसे डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के बाद में ओरल फीडिंग कम की, ओरल फीडिंग के बाद में आपने सक्शन क्या कर दिया, जो भी कंटेंट जो पोजीशन देनी थी वो पोजीशन दे दी। उसके बाद में अपन को यहाँ पे क्या करना है, सक्शन करना है। सक्शन से पहले अपन क्या कर सकते हैं, देखो सक्शन से पहले अपन कर सकते हैं, उसको फीडिंग देनी है, पेरेंट्रल फीडिंग, पेरेंट्रल फीडिंग दे सकते हैं, फीडिंग देंगे उसको, पेरेंट्रल फीडिंग दे सकते हैं। आगे देखो पूरा बताता हूँ मैं कैसे क्या करना है। ए कंडीशन इमीडिएट आफ्टर डायग्नोसिस, ओरल फीडिंग को बंद करना, सेमी फाउलर पोजीशन, फिर साइड लाइन ताकि एस्पिरेशन ना हो, और फिर पेरेंट्रल फीडिंग देनी है, फिर देनी है उसको फीडिंग देनी है। फीडिंग का दो तरीका हो सकता है, एक तो फीडिंग हो सकती है जैसे आपने क्या कर दिया, ओस्टोमी कर दी, ओस्टोमी कर दी। ओस्टोमी में क्या क्या कर सकते हो, गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी, ड्यूडेनोस्टोमी या जेजुनोस्टोमी। यहाँ पे क्या करना है, ओस्टोमी का मतलब होता है क्रिएट एन ओपनिंग, ओस्टोमी का मतलब होता है क्रिएट एन ओपनिंग एंड लीव इट ओपन, लीव इट ओपन। एक ओपनिंग क्रिएट करनी है और उसको ओपन रखना है, ठीक है, और उससे फिर क्या कर सकते हैं अपन, फीडिंग दे सकते हैं। तो जेजुनोस्टोमी मतलब यहाँ से फीडिंग देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अपन पेरेंट्रल फीडिंग दे सकते हैं, पेरेंट्रल फीडिंग। अब पेरेंट्रल फीडिंग आप क्या करते हो, आप दे सकते हो टेम्परेली या परमानेंट, आप दे सकते हो टेम्परेली या परमानेंट। देखो परमानेंट अगर कुछ भी देना होता है, जैसे कोई व्यक्ति कोमा के अंदर है, उसके परमानेंट उसको फीडिंग देनी है वहीं से, पेशेंट कोमा में तो उसके सेंट्रल लाइन लगते हैं, सेंट्रल लाइन से अपन काफ़ी दिन तक, सेंट्रल लाइन से मतलब अगर मैं बोलूँ तो सेंट्रल लाइन से आप छः महीने तक उसको सेंट्रल लाइन को मेंटेन रख सकते हो। आपको कई बार क्या होता है सेंट्रल लाइन को हटाना पड़ता है, फिर वापस लगाते हो, तो 6 महीने तक सेंट्रल लाइन को से आप क्या सकते हो, जो इन्फ्यूज़न कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट के कोमा के अंदर होता है तो उसको सेंट्रल लाइन चलती, तो 6 मंथ तक उसको क्या वो चलती रहेगी सेंट्रल लाइन, उसको बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो परमानेंट देना है, टेम्परेरी और परमानेंट देना है, दो कंडीशन है। टेम्परेरी के अंदर क्या करते हो आप, टेम्परेरी को आपको लगभग आप 1 वीक तक दे सकते हो। टेम्परेरी से जो फ्लूइड दोगे वो टिल 1 वीक दे सकते हो, टिल 1 वीक दे सकते हो। इससे दे सकते हो परमानेंट से टिल 6 मंथ तक, मतलब 28 दिन तक तो ये टेम्परेरी काम कर सकती है। लेकिन सेंट्रल लाइन के अलावा एक लाइन और होती है,
पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, ये पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन है, PICL बोल सकते हैं इसको। ये 6 महीने तक काम करती है, 6 मंथ तक काम करती है, जबकि अपन केवल सिर्फ सेंट्रल लाइन यूज करते हैं, वो सिर्फ 28 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ 28 दिन तक दे सकते हैं। और सॉल्यूशन कौन सा देना है, सॉल्यूशन कौन सा देना है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, हाइपरटोनिक दे सकते हैं, हाइपरटोनिक दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या करना है, जो पेरेंटल लाइन है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक में क्या फ़र्क है, अगर लंबे समय तक अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक, तो वहाँ पे क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन वेन हो सकता है और फ्लेबाइटिस हो सकता है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लंबे वक्त तक नहीं देते, वहाँ पे क्या देना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देना है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया और इनफिल्ट्रेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन मतलब स्किन और वेन के बीच में, टिश्यू और वेन के बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, वहाँ से वो पंक्चर हो गया, तो वहाँ पे फ्लूइड हो गया, वहाँ पे कूल इडीमा होगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फ्लेबाइटिस। तो इसमें क्या करते हैं, इमीडिएट क्या करेंगे अपन को, वो कैनुला है उसको हटाएंगे, लाइन को उसको हटाएंगे, लाइन को क्लोज करेंगे और उसको बंद कर देंगे और दूसरी जगह फिर ओपनिंग करेंगे और वहाँ से लाइन शुरू कर देंगे। तो इसका ये मैनेजमेंट होता है। आगे बात करें फीडिंग की, फीडिंग में क्या करना है, अपन पेरेंटल फीडिंग देना शुरू कर दिया, उसके बाद में अपन को क्या करना है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पेरेंटल फीडिंग के बाद में जो पहले अगर फीडिंग दी है तो वहाँ पे क्या करना है, जो ब्लाइंड पाउच है, मतलब एट्रेसिया की वजह से जो ब्लाइंड पाउच बना है, वहाँ पे क्या करना है, कैथेटर डालना है और सक्शनिंग करनी है। मतलब अपन को क्या करना है, सक्शनिंग करनी है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। चौथी कंडीशन होगी सक्शन, तो सक्शनिंग करेंगे। और 5वीं कंडीशन क्या होगी, अगर बच्चे के अंदर साइनोसिस की कंडीशन है, अगर साइनोसिस की कंडीशन है, साइनोसिस की कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, O2 देंगे बाई मास्क, मास्क से O2 देंगे, कितनी देंगे, 2 लीटर 2 लीटर पर मिनट उसको मास्क से ऑक्सीजन देंगे। अगर साइनोसिस की कंडीशन बच्चे के अंदर होगी तभी, बाकी ज़रूरत नहीं है। सक्शनिंग करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो कंटेंट वहाँ रह गया, फर्दर में भी ए चांस ऑफ इन्फेक्शन, वो जो भी कंटेंट रहेगा, एनी कंटेंट विच रिमेन इन द ब्लाइंड पाउच दैट में कोज इन्फेक्शन इन नेक्स्ट टाइम, आगे जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में जैसे वो कंटेंट वहीं पे रह गया तो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो अपन को ये कंडीशंस होने ही नहीं देनी है, अपन सक्शनिंग कर देंगे, वहाँ पे क्लीन कर देंगे उसको। आप क्या बोलते हो, इरिगेशन, जिसको क्लीन करते हो तो इरिगेशन। इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई। अब पेरेंटल फीडिंग क्या ज़िंदगी भर दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट मैनेजमेंट, मतलब सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के अंदर क्या करोगे, आप करोगे एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस का मतलब होता है दो अलग अलग पार्ट हैं, उनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। 2 अलग अलग ओपनिंग है, उसको आपस में जोड़ देना है, इसका मतलब होता है एनास्टोमोसिस। और जो फिस्टुला होता है उसको क्या करना है, फिस्टुला को क्या करना है, रिपेयर कर देना है। रिपेयर का मतलब जो फिस्टुला बना है इसको तो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको तो क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी लाइगेट करना होगा, मेनली यहाँ से भी करना होता है, यहाँ पे तो अपन बोलेंगे फिस्टुला को तो रिपेयर कर दिया और ये जो यहाँ से क्या कर दिया, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, तो नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। तो अपनी डिजीज़ बहुत ही ऐसा टॉपिक था, वो अब कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।